This is class 8, subject science, chapter number 1, crop production and management, part 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 3 शुरू करते हैं। रिकैप। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है बॉडी के ज़रूरी कार्य करने के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की आवश्यकता एक बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए ज़रूरी है। क्रॉप एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप क्लासिफिकेशन। क्रॉप्स को सीजन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जिसके दो पार्ट है, टिलिंग और प्लगिंग। पार्ट बी है लेवलिंग। टिलिंग और प्लगिंग से मतलब है सॉइल को उलटना और पलटना। टिलिंग और प्लगिंग से दो फायदे होते हैं, एक तो सॉइल एरेटेड हो जाती है, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। पार्ट बी लेवलिंग, जो लेवलर की सहायता से की जाती है। इसका फायदा ये है कि सिंचाई में आसानी रहती है, लेवल जमीन होती है, सिंचाई में सुविधा होती है। सोइंग, अच्छी क्वालिटी के यील्ड प्रोड्यूस करने वाले बीजों को रोपने की प्रक्रिया को सोइंग कहते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, बार बार क्रॉप करने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। यहाँ तक हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर रेगुलर इंटरवल पे अगर क्रॉप में की जाती है तो उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। कितने समय तक और कितनी फ्रीक्वेंसी पे पानी दिया जाएगा, यह क्रॉप पे, सॉइल पे और सीजन पे निर्भर करता है। जैसे समर में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि समर में इवेपोरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है सॉइल से और लीफ से। पानी की इम्पोर्टेंस क्या है? पानी की इम्पोर्टेंस ये है कि प्लांट जो है वो वाटर को मिनरल और फर्टिलाइजर्स के साथ में एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। प्लांट का 90% जो पार्ट है वो वाटर है। वाटर जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है, वाटर न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक है, और वाटर फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इरिगेशन के सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। ये सभी सोर्सेज हैं इरिगेशन की। आजकल पंप का कॉमनली यूज किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए इन रिसोर्सेज से, और उस पंप को डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से चलाया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं इरिगेशन के, उसमें कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। ये मेथड बहुत चीप है लेकिन बहुत कम एफिशिएंट हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और रहट। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि वाटर का इकोनॉमिकली यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ कम पानी है वहाँ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम।
फव्वारा सिंचाई इसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट इसे प्रमोट करती है, सब्सिडी देती है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे अनइवन लैंड मतलब असमतल जमीन है, ऊपर नीचे जमीन है, जहाँ ढलान नहीं है और जहाँ पानी की जो पानी अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है, वहाँ ये यूजफुल है। इसमें फव्वारे से जो है वो पानी निकलता है। ये लॉन और कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत यूजफुल है। ड्रिप सिस्टम में पानी को बूंद बूंद करके प्लांट की रूट तक पहुंचाया जाता है। ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज के लिए, और यह उन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी है जहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत खराब है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि जो वीड्स होती हैं वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं क्रॉप के साथ, और इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। वीड्स क्रॉप के साथ में पानी, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट के लिए क्रॉप से compete करते हैं और क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं नेगेटिवली। सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, कटाई के समय भी बाधा उत्पन्न करती हैं और पॉइजनस होती हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, इसलिए इन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वीडिंग को हटाने के लिए 4 तरीके हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग, बीज को रोपने से पहले जो टिलिंग की प्रक्रिया होती है उसमें ट्रैक्टर से वीड को उखाड़ा जाता है और नष्ट किया जाता है। खुरपी के द्वारा भी मैनुअली हम वीड को हटा सकते हैं। सीड ड्रिल, जब बीज को रोपने की प्रक्रिया है उस दौरान भी वीड को उखाड़ा जा सकता है, या वीडिसाइड जैसे 2,4-D का स्प्रे किया जाता है, उससे वीड्स को मारा जा सकता है। लेकिन वीडिसाइड्स को स्प्रे करते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, इसलिए फार्मर्स को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। स्प्रे करते समय नाक और मुंह को कवर करना चाहिए। वीड को हटाने का जो बेस्ट टाइम है वो है कि वे जब वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उससे पहले का जो समय है वो वीड्स को हटाने का बेस्ट टाइम है। पकी हुई फसल को ग्राउंड से उखाड़ के अलग करना या काट कर अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। यह मैनुअली भी की जाती है सिकल की सहायता से। सिकल यानी हंसिया भी होता है, यह आप डायग्राम में देख सकते हैं, या मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग की जाती है, उस मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेशिंग, सीड को चैफ से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार, इसमें छिलका जो होता है उसको चैफ कहते हैं और इसे उस दाने से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। छोटे फार्मर्स थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर या विनोविंग का यूज़ करते हैं, जबकि बड़े फार्मर्स या बड़ी लैंड पे कंबाइन मशीन का यूज़ किया जाता है। इस कंबाइन मशीन में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होते हैं, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें हार्वेस्टर जो है वो फसल को काट रहा है और यहाँ से ये थ्रेशर लगा हुआ है, साथ ही साथ गेहूं को चैफ से अलग कर रहा है। यह कंबाइन मशीन है। हार्वेस्टिंग के बाद में स्टोरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज करने से पहले अनाज को धूप में सुखाया जाता है और उसकी नमी को कम किया जाता है। नमी को कम करने का कारण है इससे इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंजाई के अटैक को रोका जा सकता है। फार्मर्स अनाज को जूट बैग और मेटलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। वे
ड्राइड नीम्स का यूज़ करते हैं पेस्ट ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। लार्ज स्केल पे अनाज को सिलोज और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, जिसके लिए स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि अनाज को पेस्ट और ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। एनिमल से हमें जो फूड मिलता है, उसके लिए एनिमल्स को फार्म्स में रखा जाता है। वहाँ उनके लिए प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर की अरेंजमेंट्स होती हैं। तो जब इस प्रक्रिया को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है और यह बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। एनिमल से मिलने वाले फूड कौन कौन से हैं? मिल्क, चिकन, फिश और मीट हमें फूड जो है वो एनिमल से मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।